तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल राफ्ट एजुकेशन एक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म। देखिए, धातु कर्म किसे कहते हैं? अंग्रेजी में से कहते हैं मेटलर्जी। तो व्हाट इज मेटलर्जी? धातु कर्म क्या है? अयस्क से, है ना, धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। अयस्क से, ये सब अयस्क की परिभाषा ये सब हमने पिछले वीडियोस में बताया था। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। धातु कर्म के चरण, ध्यान दीजिए, धातु कर्म के चरण, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। धातु कर्म के 4 चरण होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा जो स्टेप हो गया, ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन, चेंजिंग इनटू ऑक्साइड। तीसरा स्टेप अवकरण, और चौथा स्टेप शुद्धिकरण या परिष्करण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो धातु कर्म के 4 चरण होते हैं। अयस्क से धातु की प्राप्ति 4 चरणों में की जाती है। सबसे पहला ऑक्साइड का सांद्रण। इस स्टेप में क्या किया जाता है? जमीन के अंदर से जब अयस्क खोद कर निकालते हैं तो ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण में क्या किया जाता है? गैंग को दूर किया जाता है। गैंग, है ना, गैंग या मैट्रिक्स, भौतिक अशुद्धि जो अयस्क में होती है ना, धूल, मिट्टी, बालू, पत्थर, उसको अलग किया जाता है। तो गैंग को दूर करना, मैट्रिक्स को दूर करना, इसको क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण। अब जब गैंग दूर हो जाता है तो गैंग दूर कैसे करेंगे? तो इसके लिए कई विधियां हैं, एक एक करके ध्यान देते हैं। तो गैंग दूर करने की जो विधि हो गई, यानी कि पहला स्टेप, धातु कर्म का जो पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण, यानी कि गैंग को दूर करना, रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स या गैंग। तो इसके लिए कौन कौन सी विधि है? पहला, हाथ से चूनकर। ठीक है बच्चों, हैंड पिकिंग, जो बड़े बड़े अशुद्धियां हो गई उसको हाथ से चुनकर अलग कर दिया था। दूसरा जो विधि हो गया, हाइड्रोलिक वॉश, पानी की तेज धार से अयस्क के महीन चूर्ण को धोना, है ना। पानी की तेज धार से अयस्क के महीन बारीक चूर्ण को जब धोते हैं तो इससे उसकी जो अशुद्धियां हो जाती हैं, गैंग जो होता है भौतिक अशुद्धि, वो धुल जाती है। तीसरी जो विधि हो गई उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो ये सब किसका विधि पढ़ रहे हैं? अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं, है ना। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि कब प्रयोग किया जाएगा? जब लौह अयस्क रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक किसको आकर्षित करता है? लोहे को। तो इस विधि का प्रयोग हम लौह अयस्क के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे लौह अयस्क के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि को हम थोड़ा सा इधर डिटेल कर दे रहे हैं। इस तरह से एक चुंबकीय धुरी ले ली जाती है, कोई चक्की चुंबक का बना हुआ, और एक अचुंबकीय चक्की, यानी कि यह जो चक्की है इसमें चुंबकीय गुण नहीं है और इसमें चुंबकीय गुण है। ये चुंबक का बना हुआ है, ये किसी भी दूसरे पदार्थ का बना हुआ हो सकता है। इसके ऊपर एक पट्टी लगा दी गई, जैसे आप देखते होगा धान, गेहूँ, ये सब पीसने के लिए जो मील होता है ना, उसमें इस तरह से पट्टी लगी होती है। इसमें मोटर लगा हुआ, अब इस पट्टी को घुमाया जाएगा, चक्की जब घूमेगी तो पट्टी भी घूमेगी। ठीक है ना। अब लौह अयस्क के महीन चूर्ण
इस पट्टी पर गिराया जाता है। इस तरह से इसमें महीन चूर्ण को गिराए, अब वो इस फनेल की सहायता से टीप से होते हुए इस पर गिरेगा और इस पट्टी पर होते हुए आगे बढ़ेगा। अब इसमें जो ये चुंबक है, ये जो देख रही है जो चक्की जो है, ये तो चुंबक की चक्की है ना, है? तो ये क्या करेगा, इसमें जो लोहा वाला अयस्क होगा उसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन मिट्टी, धूल, बालू उसको तो नहीं खींचेगा ना। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी कि जो लौह अयस्क होता है, वो नीचे आकर्षित होकर नजदीक में गिरता है, क्योंकि चुंबक उसको अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। और जो गैर चुंबकीय पदार्थ यानी कि जो गैंग है वो दूर चला जाता है। तो इस तरह से हमारा गैंग क्या हो गया, अलग हो गया, और ये क्या हो गया, अयस्क हो गया। तो अब इस अयस्क में और पहले जो था अयस्क, उसमें दोनों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो इस अयस्क में अब गैंग नहीं है, यानी कि इसका सांद्रण किया जा चुका है। तो जब अयस्क का सांद्रण कर दिया, तो इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा अयस्क कौन सा होगा, लौह अयस्क होगा। और जब अयस्क का सांद्रण कर दिया जाता है तब उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क। इस अयस्क को हम कहेंगे सांद्रित अयस्क, या इसी का समृद्धिकृत अयस्क, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कंसेंट्रेशन के बाद, समृद्धिकरण के बाद जो अयस्क बचता है, यानी कि गैंग को हटाने के बाद, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सांद्रित अयस्क। एक और विधि है, चौथी विधि। हमने 3 विधियां अभी तक देखी, हाथ से चुनकर, पानी की तेज धार से धोकर, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और एक और विधि है जिसको हम देखते हैं, उस विधि का नाम है फेन उत्प्लवन विधि। देखिए, चौथा जो अयस्क के सांद्रण का जो चौथा विधि हो गया, फोर्थ तरीका जो मेथड हो गया, उसका नाम हो गया फेन उत्प्लवन विधि। देखिए ध्यान दीजिएगा, फेन उत्प्लवन विधि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? इस विधि का प्रयोग हम करते हैं सल्फाइड अयस्क के लिए, है ना। यानी अयस्क के प्रकार हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। ये धातु अधातु का अंतिम वीडियो है ना, तीसरा पार्ट है ये। तो अभी फेन उत्प्लवन विधि जो है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए। तो सल्फाइड अयस्क के लिए इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है। अब देखिए इस विधि से सांद्रण कैसे किया जाता है। तो एक बड़ा सा नाद ले लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, और इसके नीचे एक टैप लगा हुआ है, नल, ठीक है ना, नल लगा हुआ, इसमें पानी डाल दिया गया, ठीक है, पानी है, इसमें पाइन का तेल, पाइन जैतून का तेल है ना, पाइन का तेल झाग के लिए, नाम से यह स्पष्ट है, फेन, फेन मीन्स झाग, तो फेन उत्प्लवन विधि। तो पाइन का तेल इसमें मिला दिया गया, उसके बाद इसमें झाग बनाने के लिए इस तरह से एक पाइप डाल दिया जाएगा, है ना, झाग बनाने के लिए इसमें पाइप डाल देंगे, और यहाँ से तेज हवा जो है बाहर से दिया जाएगा, तेज हवा का झोंका, और इससे क्या होगा, इसके अंदर झाग बनेगा, ठीक है। अब इसमें सल्फाइड अयस्क को डाल दिया गया, किसको डाल दिए, सल्फाइड अयस्क को, कोई भी, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, HGS है ना, सिनामार जिसको बोलते हैं, Cu2S है ना, कॉपर पायराइड, तो वो कोई भी सल्फाइड अयस्क इसके अंदर डाल दिया। तो सल्फाइड अयस्क इसके अंदर हमने डाल दिया। अब ये क्या होगा, सो देखिए, इस झाग की सहायता से सल्फाइड अयस्क चूंकि हल्का होता है, तो ये झाग के साथ ऊपर उठ जाएगा, यानी कि हमारा जो सांद्रित अयस्क है ना, वो ऊपर जमा हो जाएगा, और जो इसमें गंदगी होगा, गैंग, वो कहाँ चला, बैठ जाएगा नीचे, पेंदी में, ये गैंग नीचे बैठ गया, और हमारा सांद्रित अयस्क जो है कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से गैंग अलग, सांद्रित अयस्क अलग हो गया। हाँ, अब यहाँ से नल खोल देंगे, ये गैंग बाहर चला जाएगा और सांद्रित अयस्क को धोकर निकाल लिया जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग जो है कब किया जाएगा, जब हमारा अयस्क
कौन सा होगा, सल्फाइड अयस्क होगा। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि धातु कर्म के पहला चरण, धातु कर्म का पहला चरण था अयस्क का सांद्रण, और अयस्क के सांद्रण में क्या किया जाता है, तो जो भौतिक अशुद्धियाँ होती हैं, गैंग या मैट्रिक्स, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो 4 विधियाँ हैं। अब पहला स्टेप हमने आपको समझा दिया, अब दूसरे स्टेप को समझिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप, अब गैंग को हटा चुके तो भौतिक अशुद्धि हट चुकी, अब कौन सा बचेगा उसमें, रासायनिक अशुद्धि। तो अब हमको उससे किसको अलग करना है, रासायनिक अशुद्धि को। तो रासायनिक अशुद्धि को दूर करने के लिए जो दूसरा स्टेप हो जाएगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया भौतिक अशुद्धि का। अब सेकेंड स्टेप देखिए किसका हो गया, तो ऑक्साइड में परिवर्तन। जैसे हमने पढ़ रखा है कि अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो अपना 4 तरह का अयस्क कौन कौन था, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। तो हैलाइड अयस्क की चर्चा यहाँ नहीं होगी, उसको अलग से पढ़ेंगे, वो अलग से है, अभी इसको मैं अलग तरीके। अब देखिए ऑक्साइड में परिवर्तन, तो अगर सल्फाइड अयस्क हो, ठीक है ना, या कार्बोनेट अयस्क हो या ऑक्साइड अयस्क हो, तो जब ऑक्साइड अयस्क होगा तो उसको ऑक्साइड में क्या चेंज करना, जो खुद ऑक्साइड में है तो उसको ऑक्साइड में तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड स्टेप का प्रयोग कब होगा, जब हमारा अयस्क सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो। जैसे अभी Cu2S कॉपर सल्फाइड, या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो ये सल्फाइड अयस्क है, ये कार्बोनेट अयस्क है। तो हमको अब इससे गैंग तो हम अलग कर ही चुके, सांद्रण करने के बाद तो गैंग अलग हो चुका, अब हमको इससे सल्फर को अलग करना है और कार्बोनेट को अलग करना है। तो इससे हमारा मेटल धातु जो है मिल जाएगा, हमको धातु ही निकालना है ना, तो धातु मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट सल्फर को नहीं हटा सकते। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप क्यों जरूरी है, ऑक्साइड में परिवर्तन क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क को सीधे शुद्ध ना करके उसको ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है। तो इसके पीछे कारण है, देखिए हमने अयस्क की परिभाषा पढ़ी थी सबसे पहले कि अयस्क क्या है, तो ऐसे खनिज जिनसे कम खर्चे पर धातु की प्राप्ति होती है, खर्चा कम होना चाहिए। तो यदि आप यहाँ सीधे सल्फर या कार्बोनेट को अलग करने का उपयोग करेंगे, काम करेंगे, तो उसमें खर्च बहुत अधिक हो जाएगा। तो उस खर्च को कम करने के लिए सल्फाइड से इसको ऑक्साइड में बदला जाता है या कार्बोनेट से इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी कि सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को पहले ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर उस ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। जैसे कपड़ा है उसमें मैल लग जाता है, तो ऐसा मैल जो बहुत जिद्दी है, तो उसको दूर करने में बहुत अधिक सर्फ का खर्च होने वाला है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पहले नींबू रगड़ देते हैं, तो नींबू रगड़ दिए तो मैल हल्का हो गया, अब वो थोड़ा सा डिटर्जेंट से दूर हो जाएगा। तो जो काम ढेर सारे डिटर्जेंट से हो सकता था वो थोड़े से हो गया, कम खर्चे में हो गया। ठीक उसी तरह से पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में या कार्बोनेट को ऑक्साइड और में चेंज कर दिया जाता है, और जब वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा यानी कि Cu2S है ना, तो इसको बदलना होगा CuO में। CaCO3 है ना, इसको बदलना पड़ेगा CaO में, है ना, ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए 2 तरीका है। ऑक्साइड में परिवर्तन का कितना मेथड हो गया, 2 मेथड। एक हो गया भर्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं जानता है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दे, है ना, ये कई बार पूछ चुका है, भर्जन और निस्तापन। तो देखिएगा भर्जन, है ना, ऑक्साइड में परिवर्तन का कितना तरीका हो गया, 2 तरीका। तो भर्जन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है, और एक हो गया निस्तापन, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो याद रखना बिल्कुल आसान ही है, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, है ना, कार्बोनेट और रहेगा तो कैल्सिनेशन करेंगे। तो पहले भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्क को, ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कस कर गर्म कर ऑक्साइड में बदलना। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए क्या किया गया, सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना इसको मिलना चाहिए,
तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब सल्फाइड अयस्क को कस कर गर्म कर ऑक्साइड में बदल दिया जाता है तो इस विधि को कहते हैं भर्जन। ठीक है ना, भर्जन है ना, चेंजिंग ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर बाय चेंजिंग बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ये अपना गैस हो गया, अनवांटेड गैस हो गया जो बाहर निकल गया। अब निस्तापन, तो निस्तापन में क्या क्या आता है, निस्तापन का विधि क्या हो गया, तो जब किसी कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की कम मात्रा में, याद रखिएगा आप एग्जाम में ये मत लिखिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़िएगा, वही नंबर का भगवान है, बिल्कुल सही है सब जो कुछ भी है वहाँ। तो ऑक्सीजन की कम मात्रा में, ये नहीं बोलिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन की कम मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में कस कर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो कई बार आपसे भर्जन और निस्तापन में अंतर भी पूछ देता है, कई बार ऐसा भी पूछता है कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों हमने दूसरा स्टेप देखा ऑक्साइड में परिवर्तन। तो अब आप ध्यान से समझ रहे होइएगा कि जो अयस्क होता है, अयस्क में भौतिक अशुद्धि होती है और रासायनिक अशुद्धि होती है। तो भौतिक अशुद्धि को तो हमने सांद्रण, अयस्क का सांद्रण किया तो उससे दूर हो गया। अब दूसरा स्टेप आया, यानी कि रासायनिक अशुद्धि को अलग करना है। तो रासायनिक अशुद्धि को अलग करने के लिए हमने जो काम किया वो क्या किया, ऑक्साइड में बदला। तो इससे क्या हो गया कि जो सल्फाइड या कार्बोनेट था वो किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में। अब हमको इसमें से क्या करना है, हमको चाहिए कौन, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए या कैल्शियम चाहिए, हमको तो कैल्शियम चाहिए ना, हमको कॉपर ऑक्साइड नहीं चाहिए ना, हमको तो कॉपर चाहिए। तो अब इसमें से किसको अलग करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजन का हटना, पहला पाठ में आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। तो सिंपल है, यानी कि जो तीसरा हमारा स्टेप हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, अवकरण का। तो चलिए थर्ड स्टेप हम लोग देखते हैं, अवकरण। भर्जन और निस्तापन को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा अवकरण। तो अवकरण में क्या किया जाएगा, सिंपल है, आपने जो देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड हो गया है ना, अब इसको हमको या जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अब जिसे हेमाटाइट हो गया, आयरन ऑक्साइड, तो ये जो हो गया आपका डायरेक्ट ऑक्साइड में ही मिलता है हमको। तो ये ऑक्साइड अयस्क होता ही है, तो इसको ऑक्साइड में बदलने वाला काम नहीं होगा। यानी कि अपना अयस्क कितने तरह का था, 4 तरह का। तो सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट। हैलाइड सबसे सक्रिय धातु का होता है, इसीलिए उसका अलग विधि है, उसको इस विधि से नहीं करते हैं, उसके लिए विद्युत अपघटनी विधि है, वो मैं बताऊंगा। तो हमारा जो अयस्क बाकी जो 3 अयस्क बच गए, तो वो तीनों अयस्क हमारा फाइनली किस रूप में आ गया, ऑक्साइड के रूप में आ गया ना। तो अब इसमें से हमको हटाना, हमको चाहिए क्या, इसमें से क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड में से धातु कौन है, कैल्शियम है। जिंक ऑक्साइड में से धातु कौन है, जिंक है। आयरन ऑक्साइड में से धातु कौन है, आयरन है। यानी कि सब में से हटाना किसको है, ऑक्सीजन को हटाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि वहां से ऑक्सीजन हट जाए, तो इसके लिए हमको ऑक्सीजन का एगो दूसरा प्रेमी रखना पड़ेगा। हाँ सही सुन रहे हैं आप, एक ऑक्सीजन का, यानी कि कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन से बहुत अधिक प्रेम होता है और कार्बन चूंकि सस्ता भी होता है, इसीलिए हमने यहाँ कार्बन को इसके यूज में ला दिया, क्योंकि हम पहले ही पढ़े हैं कि कम खर्चे पर धातु की प्राप्ति, खर्चा कम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि लोहे की फैक्ट्रियां कोयले के खान के पास में क्यों लगाई जाती हैं, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोहे के अवकरण के लिए, सांद्रण के उसका जो अवकरण के लिए, लोहे के अयस्क के अवकरण के लिए कार्बन चाहिए, कोक चाहिए। और कोक, अगर कोक कोयले का खान, कोयला से कोक बनता है, तो अगर कोयले के पास लोहे की फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी तो कोक को ढोने का खर्च बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए लोहे की फैक्ट्रियां जो है कोयले के खान के पास लगाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। तो इस तरह से कोक का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ क्या हो गया, तो कैल्शियम अलग हो गया, जिंक अलग हो गया, आयरन अलग हो गया, और ये अशुद्धि जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया। तो इस तरह से हमको धातु मिल गया। तो हमको तीसरे स्टेप में धातु मिल गया ना। लेकिन ये जो अपना है
फिर चौथा स्टेप भी है, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि धातु का निष्कर्षण 4 चरणों में होता है, तो अभी तो 3 चरण में ही धातु हमको मिल गया, तो चौथा चरण किसका है? तो चौथा चरण है शुद्धिकरण का। यानी कि जो लोहा हमको मिला यहाँ पे, या जो कैल्शियम या जो जिंक मिला हमको, ये पूर्णतः शुद्ध नहीं है। आप देखते होइएगा ढलवा लोहा और पीटवा लोहा, जैसे चापाकल का हैंडल, ये सब जो होता है देखते होइएगा, या गैस चूल्हा का जो बर्नर होता है, उसको अगर आप गिरा दें तो वो टूट जाता है। जबकि आप लोहे के बारे में, धातु का आप भौतिक गुण पढ़े, क्या पढ़े? धातु का भौतिक गुण, आघात वर्धन्य होता है, तन्य होता है, टूटता तो नहीं है ना, भंगूर तो नहीं होता है धातु। तो फिर लोहे के हैंडल जो है, चापाकल का हैंडल, वो टूट कैसे जाता है? क्योंकि उसमें अशुद्धि होती है। ठीक है ना। आप देखिए खुरपी वाला जो रॉड वूड होता है, खुरपी कुदाल वाला, उसको पीटिए तो वो क्या होता है? फैलता है। जबकि लोहे वाला जो है, वो चापाकल का हैंडल है, उसको पीटिए तो टूट ही जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, कुछ अशुद्धियां उसमें हैं। तो अयस्क को शुद्ध किया, धातु को शुद्ध किया जाता है। तो चौथा जो स्टेप हो गया हमारा धातु का शुद्धिकरण। धातु शुद्ध करने पर चूंकि निश्चित रूप से शुद्ध किया जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप बढ़ गया ना उसमें। तो चलिए चौथा स्टेप हम लोग देखते हैं। 3 स्टेप आप समझ चुके, अब मैं इसको मिटाता हूं। और 4th स्टेप हो गया हमारा धातु कर्म का जो चौथा चरण है, उसका नाम हो गया धातु का शुद्धिकरण या परिष्करण। धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण, उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो कैसे किया जाता है? खूब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, समझिए। जैसे कि आपको कॉपर का परिष्करण पढ़ना है, तांबा का। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि 5 मार्क्स में सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है कि धातु का परिष्करण कैसे किया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है सीधा, डायरेक्ट 5 मार्क्स, है ना। तो देखिए कैसे किया जाता है। एक बीकर ले लिए इस तरह से, प्रयोगशाला विधि है। अब आपको जितना बड़ा मात्रा का जरूरत हो उतना बड़ा ले सकते हैं। उसके बाद अशुद्ध धातु, कॉपर का हमको पढ़ना है, हम तांबे का आपको कॉपर का पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध धातु, हमारा अशुद्ध धातु जो अभी निकला है ना, धातु जो तीसरा स्टेप के बाद हमको धातु मिला है ना, तो उसका एगो रॉड बना दिया। ठीक है, तो ये अशुद्ध धातु का रॉड है। अशुद्ध, ध्यान दीजिए, अशुद्ध धातु का रॉड है। इसको शुद्ध करना है, इसमें गंदगी है ना, उस गंदगी को हमको क्या करना है? दूर करना है। और इस बीकर में ही ले लिया गया दूसरा, उसी धातु का शुद्ध रूप। तो ये शुद्ध धातु है। ये कौन है? शुद्ध धातु। अब जैसे मान लीजिए कि ये अगर कॉपर है, ये तांबा का रॉड है, तो ये भी तांबा का ही रॉड है, लेकिन दोनों में अंतर किस बात का है? तो अंतर ये है कि ये अशुद्ध धातु वाला है और ये शुद्ध का है। ये शुद्ध मार्केट से ले लिया गया, ये पतला है। अब इसमें वो विद्युत अपघट्य लगाया जाएगा, विद्युत अपघट्य रखा जाएगा इसके अंदर। तो विद्युत अपघट्य यानी कि एक लिक्विड इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, लवण। तो लवण किसका होगा? तो जो धातु है ना, जैसे तांबा का अशुद्ध धातु है, तो तांबा का ही शुद्ध धातु का रॉड लिए है, तो तांबा का ही लवण लेना पड़ेगा। ठीक है ना, धातु का लवण, जो धातु ले रहे हैं ना उसी धातु का लवण। तो जैसे यहाँ हमने तांबा लिया है, तो हम तांबा का कॉपर सल्फेट यहाँ ले लिए। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। अब ध्यान देना है, यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो सीधा मार्क्स खत्म हो जाएगा। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो किसको किससे जोड़ेंगे? प्लस और माइनस होता है ना, तो किसको प्लस से और किसको माइनस से, ध्यान दीजिएगा। तो जो अशुद्ध धातु है ना, इसको प्लस से जोड़ेंगे। अशुद्ध धातु वाले का क्या बना देंगे? एनोड। क्या बनाएंगे इसका? एनोड। और जो ये शुद्ध धातु वाला है ना, इसको माइनस से जोड़ेंगे। शुद्ध वाले को किससे जोड़ेंगे? माइनस से। इसको क्या बना देंगे? कैथोड। याद रहेगा, है ना। शुद्ध धातु, अशुद्ध को क्या बनाना है? एनोड। अशुद्ध को क्या बनाना है? एनोड। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस उल्टा कर दिए ना, सारा खेल खराब हो जाएगा, सीधा काट के मार्क्स 0 दे देगा। अब देखिए, जैसे ही यहां से करंट आएगा इसमें, तो इससे धातु जो है ना तांबा, वो गल गल के आना शुरू हो जाएगा। तो इससे तांबा निकल के आना शुरू हो जाएगा किस में? विलयन में। ये जो देख रहे हैं ना, जैसे करंट जब आएगा तो CuSO4 है, इसमें भी तो कॉपर है। कॉपर 3 जगह है, इस रॉड में भी कॉपर है, इस पतले रॉड में भी कॉपर है, और इस विलयन में भी कॉपर है। तो ये कॉपर जब करंट आएगा तो ये टूट जाएगा और बन जाएगा Cu और SO4, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ये टूट जाएगा।
और ये जो कॉपर टूटा है ना विलियन वाला, कौन सा विलियन वाला, तो विलियन वाला कॉपर टूट के इस रॉड पे, विलियन वाला कॉपर टूट के कहां पे जाएगा, शुद्ध रॉड पर। कहां जाएगा, शुद्ध पर। ध्यान दीजिएगा, विलियन वाला कॉपर टूट के शुद्ध रॉड पर। अशुद्ध रॉड वाला जो तांबा है ना वो गलगल के आना शुरू हो जाएगा विलियन में। फिर से समझिए, ध्यान दीजिए, इसको खूब अस्थिर से समझिए। विलियन से इसमें जो इस लिक्विड में जो तांबा है ना वो जाएगा शुद्ध पर, इस रॉड पर, तो ये पतला मोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें जो तांबा जमा हो रहा है कहां से हो रहा है, विलियन से, इससे, इस कॉपर सल्फेट से। इस विलियन से जितना तांबा इस रॉड पे जाएगा उतना ही तांबा इस रॉड से विलियन में चला आएगा। अब समझे, ठीक है। विलियन से अशुद्ध रॉड, शुद्ध रॉड पे, अशुद्ध रॉड से विलियन में, यानी कि हमारा कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट रह ही जाएगा और ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतला होने लगेगा। और इसमें जो गंदगी रही होगी वो गंदगी यहाँ नीचे में जमा होने लगेगा। ठीक है ना, कहाँ पे जमा होगा, एनोड के पास। इसीलिए इसका नाम हो गया एनोड मड या एनोड पंक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता भी है, एनोड पंक से क्या समझते हैं या एनोड मड किसे कहते हैं। तो जब धातु का शुद्धिकरण किया जाता है तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु के एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में चले जाते हैं और अशुद्ध धातु की अशुद्धियां उसी के पास एनोड पर जमा होने लगती है, जिसे एनोड पंक कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको इससे भी याद रहेगा कि एनोड मड बनता है, एनोड पंक बनता है, यानी कि अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है, एनोड। कचरा कहाँ बनेगा, जहां अशुद्धि रहेगी वही ना बनेगा। हो गया। तो इस तरह से हमने पढ़ा धातु का निष्कर्षण। अब आपके बुक में जो दिया है, बुक में अलग मेथड से दिया है ना, तो वो अलग मेथड नहीं है, वो यही तरीका है। इसी को सक्रियता श्रेणी के आधार पर बताया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा है, अब आप समझ जाइएगा। तो धातु कर्म का जो प्रक्रिया है हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें किस प्रकार से दिया, ध्यान दीजिए। उसमें दिया क्या कि अयस्क का समृद्धिकरण कर लेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। पहला काम तो वही करेंगे, समृद्धिकरण यानी कि सांद्रण करेंगे, गैंग को दूर करेंगे। और दूसरा काम वहाँ क्या है कि दूसरा बताया है किस आधार पर कि अगर कम अभिक्रियाशील रहेगा तो शुद्धिकरण कैसे करेंगे, मध्यम श्रेणी का रहेगा तो क्या करेंगे, अधिक अभिक्रियाशील रहेगा तो क्या करेंगे। तो चलिए उस आधार पर देख लेंगे। तो सांद्रण करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, सांद्रण करने के बाद, सांद्रण करने के बाद अगर कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना, कम अभिक्रियाशील धातु है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप क्रियाशीलता श्रेणी जो है वो याद कर लीजिएगा। तो कम अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु जो है तो इसको कैसे करना होगा, तो जैसे कि मरकरी सल्फाइड है, HgS है। कम अभिक्रियाशील धातु सामान्यतः सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। तो इनको शुद्धिकरण कैसे करना है, तो पहले तो सांद्रण कर देंगे और उसके बाद हमने पढ़ा ही है कि सांद्रण के बाद का स्टेप क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तन। तो यहाँ देखिए ये सल्फाइड है तो इसको ऑक्साइड में बदलना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कस के गर्म करेंगे तो ये मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब उसके बाद ऑक्साइड के बाद तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, अवकरण होता है ना। तो ऑक्साइड में बदल गया है तो अब इसको अवकरण करना है। तो अवकरण करना है तो यहाँ पर हमको कोक मिलाना होगा। तो बिल्कुल नहीं मिलाना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कम खर्चे पर, और ये कैसा धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसको खाली गर्म कर देंगे ना, यानी कि जो गर्म कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू कर देंगे तो ये मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु अगर रहेगा तो हमको कोक का खर्चा जो है बच जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो कम अभिक्रियाशील धातु का हो गया। अब देखिए मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम श्रेणी का अगर रहेगा तो कैसे करेंगे। तो मध्यम श्रेणी का धातु कौन हो गया, अब मध्यम श्रेणी का धातु मुख्य रूप से जो होता है या तो सल्फाइड होगा, नहीं तो कार्बोनेट होगा, नहीं तो ऑक्साइड भी हो सकता है, तीनों प्रकार का हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है ना, तो कार्बोनेट अयस्क है तो इसका क्या करेंगे, सिंपल है, निस्तापन करेंगे। पहले इसको ऑक्साइड में बदलेंगे ना, सांद्रण तो कर ही चुके, वो तो हो ही चुका। अब इसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। तो इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन
कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। तो ऑक्सीजन की कम मात्रा में इसको कस के गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो गया। अब ये मिल गया, अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, तो कोक मिला के यहाँ पे गर्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मध्यम श्रेणी का है, ये केवल गर्म करने से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। कम क्रियाशील में और मध्यम क्रियाशील में यही अंतर हो गया कि कम क्रियाशील रहेगा तो बिना कोक के वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा गर्म करने से, और ये तरह थुथुर है तो इसको जो है कार्बन चाहिए, कार्बन इसमें मिलाएंगे तो भी ऑक्सीजन लेके भागेगा। तो यहाँ कैल्शियम अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, सिंपल। तो इस तरह से हमारा धातु मिल गया, ठीक है ना। अगर मध्यम श्रेणी में सल्फाइड भी हो सकता है, अब जैसे कि जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो इसको ऑक्सीजन की मात्रा में, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गर्म करेंगे, यानी कि इसका भर्जन हो जाएगा। तो जैसे भर्जन हो जाएगा तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड जब बन गया तो आप इसको कोक की उपस्थिति में अवकरण करा दीजिए, आपका जिंक अलग हो गया। और यहाँ चूंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, हो गया, समझे क्या, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए उच्च अभिक्रियाशील, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं उनका कैसे उनका धातु कर्म कैसे किया जाता है, तो उसका उच्च अभिक्रियाशील, देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातु, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु का जो निष्कर्षण है उसको विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। उसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको विद्युत अपघटन इसका करेंगे। तो जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं, 2 कैथोड एनोड लेके और इससे जो है प्लस और माइनस करंट प्रवाहित कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड टूटेगा, तो यहाँ 2 रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड पर और एनोड पर। तो चूंकि एल्युमिनियम है Al2O3 तो ये टूटेगा। चलिए इसके नीचे रिएक्शन लिख देता हूँ, Al2O3 ये टूटेगा तो एल्युमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ये इस रूप में ना अलग होके, देखिए ये क्या करेगा, ये O2 माइनस बना देगा और ये Al3 प्लस बना देगा, ठीक है। और ये एल्युमिनियम जो है धन आयन है ना, ये पॉजिटिव होता है ना धातु, तो ये किसके पास चला जाएगा, ये निगेटिव के पास जाएगा, ये कैथोड के ऊपर जाएगा और वहां जाके अपना 3 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और एल्युमिनियम बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन है, अधातु है, निगेटिव है, तो ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो वापस उसको दे देगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो लिया था इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा और ये बन जाएगा वहां पर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस तरह से धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपको है धातु का जैसे संक्षारण, तो संक्षारण तो आप समझते हैं लोहे पे जंग लगना, ये सब जो है, तो ये साधारण सा प्रयोग है कि इसमें जो है नमी और वायु दोनों आवश्यक होता है। केवल नमी रहने से ही धातु का संक्षारण नहीं होगा, लोहे पे जंग नहीं लगेगा, या केवल वायु अगर हो, शुष्क वायु, तब भी नहीं होगा, है ना। यानी कि जंग लगने के लिए दोनों का जरूरत होता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ वो ध्यान दीजिएगा धातु के संक्षारण से संबंधित। तो मिश्रातु, धातु का क्षय न हो इससे बचाने के लिए मिश्रातु बना दिया जाता है, जिससे कि आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टील का बर्तन जो देखते हैं तो उसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन फिर भी उसमें जंग नहीं लगता है। पीतल आपने देखा होगा, तो उस सबको मिश्रातु कहते हैं, मिश्रातु, जैसे मिश्रातु, ठीक है ना, मिश्रातु, एलॉय जिसको बोलते हैं, एलॉय, है ना। तो धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इसका निर्माण धातु को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। तो हमें 3 मिश्रातु है जिसका जो है कंपोजिशन हमको पढ़ना है। कौन कौन 3 है, तो ध्यान दीजिएगा। एक हो गया आपका पीतल, ठीक है ना, पीतल, ये किसके में आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर और जिंक से बना है। उसके बाद हो गया कांसा, ठीक है ना, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं ना, तो ये आपका हो गया कॉपर और टीन से बना है। और एक हो गया सोल्डर जो देखते हैं ना, सोल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल जो बिजली का मिस्त्री होता है तो वो सोल्डिंग वाला वायर रखे रहता है ना, तार, जिससे सोल्डिंग करता है, तो वो जो है टीन और लेड से बना है। तो
तो ये 3 मिश्रातों का कंपोजिशन याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछता है। हाँ, एक बात है, एक और है अमलगम। तो किसी भी धातु में यदि पारा मिला दिया जाए तो उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम, अमलगम किसको कहते हैं? तो पारा मिश्रित धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम, पारा मिश्रित धातु को अमलगम कहते हैं। कोई भी धातु है उसमें क्या मिला दिया? पारा, तो इसको क्या कहते हैं? अमलगम। तो इस तरह से धातु अधातु का ये लास्ट वीडियो था। अभी वीडियो चूँकि लंबी हो जाती हैं क्योंकि सभी बातों को मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।